देखिए, आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके साथ। इस सेशन में हम लोग आपके साथ चैप्टर नंबर 12 ट्रायल बैलेंस का लेकर आए। आज हम आपके साथ इस चैप्टर को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमें अपनी आने वाली क्लास में बैलेंस शीट बनाना सीखना है। अगर आप बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं या उसमें अच्छा करना चाहते हैं ताकि आपको बैलेंस शीट की हर छोटी मोटी बारीकी पता चल जाए, तो आपको ट्रायल बैलेंस को अच्छे से करना पड़ेगा। क्योंकि बैलेंस शीट को बनाने से पहले आप लोगों को ट्रायल बैलेंस की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको ट्रायल बैलेंस की नॉलेज नहीं है तो आप बीजी में या फिर टैली सॉफ्टवेयर में या किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अच्छे से बैलेंस शीट नहीं बना सकते। इसलिए पहले आप ट्रायल बैलेंस को कर लें और उसके बाद आप जिस भी सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं आप उस सॉफ्टवेयर पे अच्छी तरीके से बैलेंस शीट बना सकते हैं। ट्रायल बैलेंस का मेन पर्पस होता है मेरी डेबिट साइड के टोटल को क्रेडिट साइड के टोटल से मैच करना। क्या मेरी डेबिट साइड और मेरी क्रेडिट साइड मैच है? अगर ये दोनों साइडें मेरी मैच है तो मेरी ट्रायल बैलेंस ओके है या फिर मेरी अकाउंटिंग में कोई भी कमी नहीं है। इसी के लिए हम आपके साथ चैप्टर नंबर 12 लेकर आए जिसमें आज हम आपको ट्रायल बैलेंस का बेनिफिट, उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके ऑब्जेक्टिव बताएंगे और क्या फॉर्मेट होता है आपको आज हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर आपके साथ ऑलरेडी चैप्टर नंबर 12 ओपन कर रखा है जो लिखा है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को हिंदी में कहते हैं तलपड़। हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम तलपड़ कहते हैं। क्लियर? अब ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या है? लिखा इट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट। द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम शुड बी इक्वल। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट जिसका मेन पर्पस होता है अकाउंट्स के डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस को इक्वल करना। अगर आपकी बैलेंस शीट में डिफरेंस आ रहा है और आप उस डिफरेंस को पता करना चाहते हैं तो ट्रायल बैलेंस एक ऐसा सोर्स है जो आपको सबसे पहले गलती बताएगा। क्लियर है? और ट्रायल बैलेंस का मेन काम होता है आपको डेबिट और क्रेडिट को इक्वल रखना। देखिए, ट्रायल बैलेंस ऑलमोस्ट हर केस में इक्वल आता है, हर केस में इक्वल आता है। लेकिन अगर तुमने ओपनिंग बैलेंस की एंट्री डाली, देखो बाकी सभी एंट्रियां टू साइडेड इफेक्टेड होती हैं। जैसे डेबिट, आपने कुछ पैसा लगाया तो आपकी लाइबिलिटीज बढ़ गई और कुछ चीज आपका डेबिट हो गया। लेकिन जब आप ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करते हैं, जब आप ओपनिंग बैलेंस डालते हैं तो ओपनिंग बैलेंस वन साइडेड होता है, वो किसी एक चीज को इफेक्ट करता है। तो उस केस में अगर आप ओपनिंग बैलेंस वाली एंट्री कर रहे हैं तो प्लीज उस समय बैलेंस शीट या फिर ट्रायल बैलेंस मिलाना बहुत जरूरी है। क्योंकि वही एक तरीका होता है या एक वही टाइम होता है जब आपका बैलेंस ऊपर नीचे आ सकता है। क्लियर? चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ट्रायल बैलेंस का ये फॉर्मेट है जिसपे लिखा है ट्रायल बैलेंस एज ऑन। यहाँ सीरियल नंबर गिवन है, यहाँ पर हेड्स ऑफ अकाउंट गिवन है। जैसे यहाँ पर एलएफ, यहाँ पर डेबिट बैलेंस, यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस। टोटल कैपिटल कितनी है? फर्नीचर, स्टॉक और डेबिट। क्लियर? जैसे कैपिटल आपकी 1 लाख रुपए, फर्नीचर आपका 30,000 रुपए का, स्टॉक 60,000 रुपए का और डेप्टर्स आपके 10,000 रुपए। टोटल ये क्या है? दोनों इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल हो गए तो आप समझ जाना आपका ट्रायल बैलेंस ओके और आपके ट्रायल बैलेंस में कोई भी कमी नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा हम हमेशा स्टार्टिंग से आपको बताते हुए आ रहे हैं कि हमारे पास दो तरह का काम होता है। एक होता है बुक कीपिंग, जो छोटे लेवल पे की जाती है उसे हम बुक कीपिंग कहते हैं, और जो बड़े लेवल पर की जाती है या अकाउंट्स की जाती है उसके अंदर ट्रायल बैलेंस, फाइनल रिजल्ट और कम्युनिकेट टू यूजर वाले काम आते हैं। लेकिन अगर आप छोटे लेवल की बात करें जैसे बुक कीपिंग करना, ये बुक कीपिंग छोटे लेवल पर काम किया जाता है। तो ट्रायल बैलेंस एक आपका बड़े लेवल का काम होता है, मतलब बुक कीपिंग के बाद का स्टेप होता है। क्लियर? अगर मैं बुक कीपिंग में बात करूं तो जनरल एंट्री जो चैप्टर नंबर 8 में आती है, बुक कैश बुक जो चैप्टर नंबर 9 में आती है, सब्सिडरी बुक जो कैश चैप्टर नंबर 10 में आती है और आपके लेजर जो चैप्टर नंबर 10 में आती है। लेकिन अगर हम चैप्टर नंबर 12 की बात करें तो ये अकाउंटिंग के अंदर आता है जिसके अंदर हम आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में बताते हैं कि ट्रायल बैलेंस का मेन पर्पस क्या है। क्लियर है? आपको पता होगा जब हमने आपको चैप्टर नंबर 6 पढ़ाया था जिसमें हमने आपको अप्रोच पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी हमने? अप्रोच। जिसमें पहली अप्रोच थी मॉडर्न अप्रोच, जिसमें हमने कहा था हम इनको 5 पार्टों में बांटते हैं। जैसे असेट्स अलग करते हैं, एक्सपेंस अलग करते हैं, कैपिटल अलग करते हैं, लाइबिलिटीज अलग करते हैं और रेवेन्यू अलग करते हैं। फिर इसके बाद हमने कहा था कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में जब भी असेट्स और एक्सपेंस बढ़ते हैं, जब भी असेट्स और एक्सपेंस बढ़ते हैं या फिर ड्राइंग या फिर परचेज या फिर सेल रिटर्न या फिर लॉसेस, वो हमेशा डेबिट होते हैं। वो हमेशा क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। लेकिन असेट्स, एक्सपेंस, ड्राइंग, परचेज, सेल रिटर्न और लॉस जब भी कम होंगे तो वो हमेशा क्रेडिट होते हैं। वो हमेशा क्या होते हैं? क्रेडिट। लेकिन लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, सेल, परचेज रिटर्न, इनकम गेन और प्रोविजन, ये सभी क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। मतलब जब ये बढ़ेंगे तो क्रेडिट और जब ये घटेंगे तो डेबिट होंगे।
क्लियर है? मतलब असेट्स और एक्सपेंस बढ़ता है तो वो डेबिट, लेकिन लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू बढ़ता है तो वो क्रेडिट। असेट्स एक्सपेंस अगर घटता है तो क्रेडिट, और अगर लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू घटता है तो डेबिट होता है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कैरेक्टरिस्टिक और फीचर ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की विशेषता क्या है या उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हम ये पता करेंगे। लिखा है इट इज द लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट एंड कैश बुक। ये एक लेजर अकाउंट की जो टोटल होता है उसके बारे में बताता है। क्या लिखा है? इट इज द लिस्ट ऑफ बैलेंस, उनकी लिस्ट का जो बैलेंस आता है वो ऑफ लेजर अकाउंट एंड कैश बुक। ठीक है, ये उसके बारे में बताता है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द, चलो इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसे छोड़ देते हैं। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। लिखा इट्स कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन एनी डेट। आप इसे जब मर्जी बना सकते हो, जब आपको इच्छा करे। ऐसा नहीं कि आज मतलब 31 तारीख को ही बनाऊंगा, 31 मार्च को जब ईयर क्लोज होना हो। आप मंथ वाइज बना सकते हैं, आप 15 डेज के बना सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर टाइम टू टाइम कि आप कब बनाना चाहते हैं, तो आप ट्रायल बैलेंस जब मर्जी बना सकते हैं। 4 पॉइंट क्या था? इट्स वेरीफाइज द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज फ्रॉम द जर्नल और लेजर। पता है, जब सॉफ्टवेयर नहीं थे और जब आप मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे थे उस समय, तो जब आप एंट्री को पोस्ट करते थे, जब आप एंट्री को जर्नल से लेजर में ले जाते थे, हो सकता है आप 1,000 रुपए को 100 रुपए लिख दो, हो सकता है 1 लाख को आप 10 लाख लिख दो, हो सकता है 1 लाख को तुम 10,000 लिख दो। तो उस समय गलती होने के चांसेस थे, लेकिन ट्रायल बैलेंस उसकी आपको एक्यूरेसी के बारे में बताता है। क्लियर? 5वां पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिखा है इट इज नॉट अ कंक्लूसिव रिजल्ट या फिर कंक्लूसिव प्रूफ। ये एक तरीके का सत्य नहीं है कि जो आएगा वही सही। नो, कुछ ऐसी गलतियां भी होती हैं जो ट्रायल बैलेंस आपको नहीं बता पाएगा। इट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट सिंस सम एरर आर नॉट डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस, फॉर एग्जांपल एरर ऑफ प्रिंसिपल। ट्रायल बैलेंस ऐसा नहीं है कि आपको जो भी रिजल्ट देगा वो हमेशा सही होगा। कुछ ऐसी गलतियां भी होंगी जो ट्रायल बैलेंस रेक्टिफाई नहीं कर पाएगा। आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, कोई गलती है, मिल जाएगी, लेकिन अगर आपने प्रिंसिपल एरर गलत कर दिया तो नहीं मिल सकती। जैसे मैंने कोई फिक्स एसेट्स खरीदी, मैंने कोई फिक्स एसेट्स खरीदी, आपने उसे एक्सपेंस में दिखा दिया। मैंने कोई एक्सपेंस नेचर का काम किया, तुमने उसे फिक्स एसेट्स दिखा दी। आपको कोई इनकम हो रही थी, आपने उसे एसेट्स मान ली। ठीक है, वो गलत है। ठीक है, अगर तुम ऐसे गलती करते हो जिससे आप प्रिंसिपल को ही चेंज कर रहे हो, तो वो नहीं डिस्क्लोज कर पाएगा। आप सेल करना चाहते थे डेप्टर्स को, लेकिन आपने उसके ग्रुप में क्रेडिटर्स ले लिया। आप परचेज करते हो क्रेडिटर से, आपने उसके ग्रुप में डेप्टर्स डाल दिया। अरे ऐसी गलतियां आप करोगे तो क्या आप रेक्टिफाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो भी आंसर नहीं दे पाएगा। क्लियर है? आ जाए अब इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव और फंक्शन ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के ऑब्जेक्टिव क्या है और इसके फंक्शन क्या है? लिखा है टू एसर्टेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट। ट्रायल बैलेंस से किसी भी लेजर की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का पता लगा सकते हैं कि जो तुमने कैलकुलेशन की है वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, दूसरा टू हेल्प प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट। मैंने कहा था ये आपको मदद करता है बैलेंस शीट बनाने में। अगर आपने ट्रायल बैलेंस सही से बना लिया तो डेफिनेटली आपका बैलेंस शीट भी अच्छे से बन जाएगी, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो वैल्यू आती है वही बैलेंस शीट में पोस्ट होती है आगे। मतलब बैलेंस शीट बनाने का सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको ट्रायल बैलेंस बनाना आना चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट, प्रोवाइड समरी ऑफ लेजर अकाउंट। ये सभी का हमें समरी देता है। हम आपसे नहीं पूछेंगे आपके पास टोटल कितने डेप्टर्स, हम उसका सम बता दो। हम नहीं पूछेंगे आप कितने लोगों से माल खरीदते हो, आप उसका सम बता दो। हम नहीं पूछेंगे आपकी कंपनी में कितने मालिक है, उसका सम बता दो। तो ट्रायल बैलेंस उनका हेड पूछता है। क्लियर? ना कि उनके अंदर नंबर ऑफ पर्सन को पूछता है। क्लियर है? इसलिए जब भी समरी का वर्ड मतलब आए तो सबको इकट्ठा करना होता है। जैसे डेप्टर्स सारे इकट्ठा कर लो, क्रेडिटर्स सारे इकट्ठा कर लो। क्लियर? और लास्ट होता है हेल्प टू एलोकेट एरर। ये आपको हेल्प करता है एरर को लोकेट करने में कि आपने गलती कहां पर करी है। अगर आप बिना ट्रायल बैलेंस के जाते हैं अपनी गलती को पता करना, तो हो सकता है आपसे कुछ 19-20 हो जाए, आप गलती नहीं ढूंढ पाओ। लेकिन जब आप ट्रायल बैलेंस में आके ढूंढोगे तो वो आपको तुरंत बता देता है कि आपने यहाँ गलती करी और आपने यहाँ गलती नहीं करी है। अब यहाँ एक क्वेश्चन है जिसमें मेरी कैपिटल है 2 लाख रुपए, कैश है 18,000 रुपए का, क्रेडिटर्स है 1 लाख रुपए की, सेल 3 लाख रुपए की हुई है, बैंक लोन 1.5 लाख रुपए का, स्टॉक 70,000 रुपए का, डेप्टर्स 3 लाख का, परचेज 2 लाख। अगर आप इन दोनों का टोटल करोगे तो ऑलवेज क्या आएगा? इक्वल आएगा। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस का मेन पर्पस ये है जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया। इन शॉर्ट ट्रायल बैलेंस का मेन पर्पस आज आपको समझ आ गया होगा, और हम आपके साथ अपनी नेक्स्ट लेक्चर्स में बैलेंस शीट को स्टार्ट करेंगे और आपको बैलेंस शीट से रिलेटेड छोटे छोटे प्रोविजन कंप्लीट करने के बाद फिर हम किसी सॉफ्टवेयर पर चलेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।